साथियों नमस्कार। हमारे देश के वो अन्नदाता किसान भाई किन हालातों में हमारे लिए फसल तैयार करते हैं, किन हालातों में देश के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, किन हालातों में देश के लिए मेहनत करते हैं। बावजूद उसके आखिर एक किसान आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो जाता है? ऐसी क्या परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब एक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है? आज हम ऐसे ही किसान के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में किसान धरना दे रहे थे तो किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं किन किन नामों से नवाजा गया और कितने ही किसान उस आंदोलन में शहीद भी हो गए। क्योंकि शहरों में बैठे लोग जो मॉल से सामान खरीदते हैं उनको नहीं पता कि किसान एक फसल उगाने के लिए कितना खर्चा करता है, उसके बावजूद भी किन किन हालातों में, धूप में, गर्मी में, बरसात में, रात में, ठंड में, पाले में, भूख प्यास नींद सब त्याग के एक फसल तैयार करता है ताकि देश के लोगों को अनाज मुहैया कराया जा सके, भोजन मुहैया कराया जा सके। लेकिन बावजूद इसके किसानों के साथ हो क्या रहा है? एक किसान आत्महत्या करने पर आखिर मजबूर क्यों हो जाता है? इसी बात को लेकर के आज हम आपके सामने एक घटना के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि घटना कहाँ की है। जी हाँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की। ये पूरा ज़िला खेती के लिए प्रमुख है, गन्ने के लिए प्रमुख है। और खेती के लिए तो खैर आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ये बागपत, बड़ौद, ये पूरा इलाका खेती के लिए जाना जाता है। एक गांव है मुजफ्फरनगर की, एक तहसील है जानसठ। जानसठ तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है सीकरी। और सीकरी में एक शख्स हैं, एक किसान हैं, मोहम्मद कमर। जी हाँ, मोहम्मद कमर साहब वो शख्स हैं, वो किसान हैं जिन्होंने 2024 के पहले माह में यानी कि जनवरी में ये सोच के बीज खरीदा, क्योंकि मूलियाँ उस टाइम लगाई जाती है और जब मूली तैयार हो जाती है तब हमारे पास वो खाने के लिए आती है, मार्केट में आती है, बाज़ार में आती है, मंडियों में आती है। लेकिन किसान चाहता है कि मेरी लागत का कम से कम, अगर जेब से ना लगे तो लागत निकल जाए। वो ऐसे बीज ढूंढता है बाज़ार में, प्रयास करता है कि ताकि एक अच्छा बीज मिल जाए, ताकि उसको कम से कम, उसको अगर पैसा ना लगाना पड़े और कम से कम लागत में, अगर उसको बचत भी ना हो, कम से कम उसका जेब का पैसा उसको वापस मिल जाए, रिटर्न मिल जाए। अब मोहम्मद कमर साहब ने जनवरी 2024 में ही एक मुजफ्फरनगर में जनता बीज भंडार के नाम से एक शॉप है, वहाँ से उन्होंने काफ़ी महंगा बीज खरीदा। आमतौर पर वो बीज जहाँ अगर सस्ता मिलता है तो ये बीज जो उन्होंने ख़रीदा वो ज़्यादा दाम में ख़रीदा। ये सोच के ख़रीदा कि इन बीज की जब फसल तैयार होगी, मूली की फसल का बीज उन्होंने ख़रीदा था, तो आपको शायद मालूम होगा कि मूली जब तैयार होती है तो मूली के जो नीचे का पूरा पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं, उसमें डंडियाँ अंदर नहीं होती हैं, तभी मूली खा पाते हैं। ऊपर भी डंडी नहीं होंगी, फसल थोड़ी सी होगी ऊपर तक, उससे पहले लोग उसको उखाड़ लेते हैं, मार्केट में भेज देते हैं। तो मोहम्मद कमर साहब ने ये बीज ख़रीदा महंगे दामों पर और 2,500-3,000 4,000 रुपये शायद ये बीज ख़रीदा, तकरीबन इसके आसपास है जैसा मुझे मालूम पड़ा है। और जब जनवरी में इन्होंने ये बीज बोया, उसके लगभग मार्च के आसपास, फरवरी के एंड में, मार्च के आसपास इसकी जो फसल है उसमें डंडी आने लगी। डंडी आने का मतलब है कि फसल ख़राब हो जाना, मूली ख़राब हो जाना। मूली जहाँ उगती है, तो यह मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ साथ साथ में, ये भी देखिए, ये डंडियाँ हैं और यही डंडियाँ आने से मूली ख़राब हो गई, यानी उसकी फसल पूरी तहस-नहस हो गई। जबकि उसने बीज खरीदा था ये पूछ के कि इसमें डंडियाँ नहीं होगी। अब कमर साहब ने इसकी शिकायत जो है वो जनता बीज भंडार से की। कई बार, बहुत बार बात करने पर, क्योंकि अक्सर दुकान में लोग रहते हैं, जो बीज भंडार के लोग हैं जो बेचते हैं, वो कई बार बहुत बार फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, बात नहीं हो पाती है।
लेकिन काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक प्रयास करने के बाद आखिर उनसे बात हुई और जनता बीज भंडार ने कहा ठीक है, हम आपकी बात को सुन लेते हैं। सुना और उन्होंने कहा कि हम आपका यहाँ कोई कंपनी का कोई व्यक्ति भेजते हैं, वो देखेगा, सर्वे करेगा और फिर इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। तो कंपनी ने वहाँ एक शख्स को भेजा कमर साहब के यहाँ, ये चेक करने के लिए कि सच में वो डंडियाँ पड़ी हैं या नहीं पड़ी हैं। लेकिन डंडियाँ तो पड़ चुकी थी पहले से ही, क्योंकि खेत उन्होंने कई महीनों तक रोके रखा इसी के लिए ताकि लोग देखें कि सच्चाई जाने कि हाँ डंडियाँ हैं। अगर वो उसको जोत देते या ख़त्म कर देते तो लोग झूठ मानते हैं। तो उन्होंने खेत को काफ़ी दिन तक रोके भी रखा, जिसके चलते वो दूसरी फसल भी नहीं ले पाए। पहले तो ख़राब हो ही गई, तो उसमें पैसा लगा, निराई में, बढ़ाई में, पानी में, हल जो भी लगा रात दिन, उसमें वो तो फसल ख़राब हो ही गई, साथ में अगली फसल भी ख़राब हो गई। इसलिए प्रूफ के तौर पर उन्होंने इस खेत को बचा के रखा ताकि लोग आएंगे देख लेंगे। तो पाहुजा कंपनी का वो बीज था, दिल्ली की कंपनी, आज़ादपुर मार्केट में, मंडी में बताई जा रही है। तो पाहुजा कंपनी के नाम से ये बीज उन्होंने खरीदा गया, पाहुजा कंपनी का ये बीज था। तो जब सैनी बीज भंडार ने एक दिनेश नाम के व्यक्ति को भेजा, जिसको बताया जा रहा है ये कंपनी का आदमी था, क्योंकि कंपनी आदमी जगह जगह फैले हुए तो हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, किसानों से। तो दिनेश नाम के एक शख्स ने उनको देखा और उन्होंने बताया कि हाँ ये तो फसल आपकी ख़राब हो गई है, जैसा कि कमर साहब ने बताया कि फसल ख़राब हो गई है, तो इसकी बात मैं अब आगे रखूँगा, आपकी बात में ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये कह के वो दिनेश वहाँ से वापस चले गए। कई महीने की बात है ये। तो जब चले गए तो उसके बाद जनता बीज भंडार से भी बड़ा एक बताया जा रहा है बीज भंडार है मुजफ्फरनगर में ही, सैनी बीज भंडार। तो सैनी बीज भंडार की ओर से कमर साहब को फ़ोन आया कि भाई आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जबकि उनसे इन्होंने बीज नहीं खरीदा था, बीज खरीदा था इन्होंने जनता बीज भंडार से, लेकिन फ़ोन आया सैनी बीज भंडार का, क्योंकि बताया जा रहा है कि सैनी बीज भंडार जनता बीज भंडार से बड़ा है और बड़ा मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा नाम उनका जाना जाता है। तो ये वहाँ कमर साहब वहाँ गए, जैसा कमर साहब ने हमें बताया, उन्होंने बताया कि भाई ये तो हाँ नुकसान तो हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, बीज का पैसा अपना ले लीजिए। आप जरा कल्पना कीजिए, एक किसान ने बीज रोपा अपने खेत में, कई महीनों तक उसमें पानी दिया, उसकी निराई गुड़ाई की पूरी, वो खर्चा अलग हुआ, पानी का खर्चा अलग हुआ, खाद पाद डाला वो अलग डाला हुआ है, यानी लगभग लाख रुपए अगर भी नहीं माने तो 50,000 से ऊपर का मामला ये नुकसान हुआ है। और अगली फसल का भी नुकसान हुआ जो वो नहीं लगा पाए, इसलिए कि ये फसल दिखाने के लिए लोगों को भी यहाँ नुकसान हुआ है। अब इन सब को मामले को लेकर के हमने कमर साहब से बात की, उन्होंने पूरी कहानी हमको बताई कि क्या क्या कब बीज खरीदा, क्या क्या उनके साथ कैसे हुआ। आइए पहले कमर साहब की बात सुनते हैं। ये डब्बी जी, ये डब्बी है जी, ये डब्बी है। अच्छा, कितने खरीदे आपने बताया आपने? ये 500 ग्राम बीज खरीदा था, 100 ग्राम की डब्बी है ये। 5 डब्बे खरीदे आपने जी। 5 डब्बे कितनी बैठी? 2000 रुपये की, 2000 रुपये की। अब कंपनी कह रही है कि पीछे पैसे ले लो बस। हाँ, कंपनी कह रही है बीज के पैसे ले लो। तो वो आपने जिनसे ये डब्बी खरीदी थी उन्होंने पैसा देने को कहा या पैसा किसी और ने कहा देने के लिए? नहीं, वो असल में उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने एक नंबर दिया था कि आप एक नंबर ले लीजिए, और उस पर मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने फिर जो है वो एक नंबर और दिया कि इस नंबर पे आप बात कीजिए। तो वो लड़का आया, हाँ वो नंबर उन्होंने दिया, तो मैंने उनसे बात की। तो उसके बाद में फिर सैनी बीज भंडार वालों का फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा। कि भाई आपकी जो है मूली की कोई जो है वो कंप्लेंट है। मैंने कहा हाँ है। कहने लगे आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा भाई पहले तो आप दिखवाइए, खेत पड़ा हुआ है, मैंने खेत रोक रखा है, 2 महीने से मैं शिकायत कर रहा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहने लगे हम जो है वो देखने भेज रहे हैं एक लड़के को। अब ईद के बाद में 2 दिन बाद में दिनेश नाम का लड़का आया, वो यहाँ वीडियो बना कर ले गया। फिर दिनेश से बात हुई तो दिनेश ने ये बात कही कि भाई आप बीज के पैसे ले लीजिए। अब मैंने कहा भाई इस तरह से अगर बीज के पैसे लूँगा और जो लागत लगी है मेरी उसका क्या होगा, और अगर मैं ठेके पे देता 10, 12, 14 हज़ार रुपये तो ठेके के ले लेता मैं इसके। और फिर मैंने 2 मज़दूर लगे रहे कि बल्कि बाद दफ़े तो ऐसा होता था कि 4-5 औरतें, 2-3 जो है मज़दूर, और मैं खुद लगा हुआ हूँ, और कई पानी दिए, कई स्प्रे की, और बहाई जुताई तमाम जो है वो इसमें लगे रहे। अभी आप क्या चाहते हैं?
भाई ये चाहते हैं, अब देखिए नुकसान आपके सामने है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तो फसल मेरी ख़राब हो ही गई, अगली फसल लोगों के ईख जमे खड़े हैं, ईख तैयार खड़े हैं जमे हुए, ईख नहीं बोया गया, दूसरी फसल का भी मेरा नुकसान है जी। मैं दो महीने से बराबर उनसे रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई जो है। तो सुना आपने, कंवर साहब ने पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ और अब क्या वो चाहते हैं। कंवर साहब चाहते हैं उनके बीज ही नहीं, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इसीलिए किसान आत्महत्या करता है। ये ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं कि लोग किसानों को बस एक मजबूर समझते हैं कि तो बस एक काम करते रहें, लुंगी धोती पहने, कभी कोट पैंट ना पहने और इसी में काम करते रहें। ऐसा लोग, दिल्ली के लोग, मीडिया के लोग अक्सर कहते हैं, दिल्ली मीडिया जो मैन स्ट्रीम मीडिया के लोग कहते हैं, गोदी मीडिया के लोग, कि किसान कोट पैंट में कैसे काम कर सकता है। तो इनको किसानों को लेकर के जो जलन है कि आखिर किसान कोट पैंट क्यों पहन सकता है, ऐसे भी लोगों में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, खासकर शहरी लोगों में खासकर देखा गया है। हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जैसा सोचते हैं। तो ये तो मामला रहा इनका पूरा बीज भंडार का मामला, सोचिए। लेकिन इतना ही नहीं, खेती करना इतना आसान नहीं होता, खाली बीज लगा दिया रुपये नहीं होता। कई बार जब बरसात होती है तो खंभे टूट जाते हैं, खंभों के तार नीचे गिर जाते हैं, वहाँ भी किसानों की कई बार मौत हो जाती है खेतों में काम करते हुए। तो कंवर साहब के साथ भी एक घटना ऐसे ही घटी। सोचिए, बीज खरीदना नुकसान हुआ वो अलग बात है, जान को भी बचा के रखना अपनी, वो एक अलग मैटर है एक और। तो ये देखिए बिजली के तार कितने नीचे जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, खंभे देखें, और ये खंभे जब पेड़ों से टकराते हैं तो इन्हीं के चलते इनमें खेतों में करंट आ जाता है, और जिसके चलते कई बार किसानों की मौत हो जाती है। सुनिए, कंवर साहब ने इसको लेकर के पूरा ब्यौरा दिया, हमें पूरी कहानी बताई। बस समस्या तो आपने देख लिया है, समस्या तो एक से बढ़कर एक है। अब ये लाइन जा रही है 11,000 की, यहाँ से खंभा है, हाँ ये खंभा है, और एक खंभा जो है वो है पीछे खड़ा हुआ है, काफ़ी दूर पड़ रहा है। हाँ, तो ये ट्यूबवेल तो दूसरों की है, दूसरे इससे लाभ उठा रहे हैं, हमें तो इससे लाभ भी नहीं है। लेकिन नुकसान ये है कि पिछले साल की बात मैं आपसे बताऊं, 25 मई को, पिछले साल 25 मई को शाम के टाइम मज़दूर काम कर रहे थे मेरे खेत में, तो मैंने उनसे इजाज़त लेके मैंने कहा मैं जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पहुँचा जहाँ वो भूस पड़ा हुआ है, वहाँ पहुँचा तो इसके अंदर जो है बहुत तेज़ आवाज़ हुई और हाँ चिंगारियाँ उठी इसके अंदर। हाँ, मैं खड़ा हो गया डर की वजह से, मैं कम से कम 2-3 मिनट खड़ा रहा, तो देखते देखते वो तार नीचे गिर गया। तो यहाँ हमारे पड़ोसी हैं जिनके यहाँ ट्यूबवेल है, वो बाग लेते हैं, इनका जाटों का बाग है, उनका बाग लेते हैं। तो लड़का है उबैद, उसको मैंने फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन नहीं था उनका, तो उसने उन्हें लाइनमैनों को फ़ोन किया। तो यानी 25 तारीख में शाम के टाइम जो है ये वाक़या हुआ मेरे साथ में। मैं फिर उधर को घूम के गया इससे बच के, और मैंने उबैद को फ़ोन किया, तो पूरी रात तार पड़ा रहा, अगले दिन फिर पूरे दिन पड़ा रहा, फिर उससे अगले दिन जो है पूरी रात तार पड़ा रहा। 27 तारीख में वो लोग जो हैं तार जोड़ना है, वो भी दोपहर के बाद। और इस खेत के अंदर आड़ कबाड़ खड़ा हुआ था, वो तो अल्लाह का करना ये हुआ कि कोई गुजरा नहीं जी, और इसमें आवाज़ बराबर होती रही। बड़ा हादसा हो सकता था जी, बड़ा हादसा हो सकता था। हम जो थे घूम के उधर को आते जाते रहे। तारों में जो दूरी है, तो तार नीचे लटके हुए हैं, इसमें दूरी कितनी होनी चाहिए? दूरी में वो यूनुस भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, किसान हैं वो बिजली में ज़्यादा उनसे ताल्लुकात रखते हैं, बिजली वालों से। तो उनसे कहा था मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मामला है। कहने लगे भाई खंबे से खंबे की दूरी जो है 22 मीटर की होनी चाहिए। तो मैं रस्सी लेकर आया, अच्छा, रस्सी से इसकी पैमाइश की, फिर उसको मीटर से नपवाया, तो 70 मीटर जो है खंबा है। और तार भी आप देखिए कितने पतले तार हैं, 11,000 के नहीं होने चाहिए। हाँ, और जहाँ तक ये लाइन जा रही है देख लीजिए आप, ये पूरे उसके नीचे पेड़ हैं, जहाँ तक भी देख लीजिएगा पेड़ों के अंदर को जो है लाइन खींची है उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? भाई ये चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का जो है जानी माली नुकसान ना हो, ये चीज़ें जो है मजबूत होनी चाहिए। जंगल का, हाँ, सरकार को, विभाग को इस पे ध्यान देना चाहिए।
और तार भी कितने पतले हैं, जबकि मोटे वाले तार देखे हैं हमने। बड़ा हादसा इससे पहले होगी, इससे पहले आदमी सचेत रहना चाहिए। जी जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद कमर नाम है। कमर। हाँ, और देखिए किसानों का तो रात दिन का आना जाना रहता है, रात में भी आदमी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। और दिन में भी अगर फसल खड़ी हुई है खेत के अंदर और आड़ कबाड़ खड़ा हुआ है तो उससे तार भी नज़र नहीं आएंगे, आदमी ऐसे ही चला जाएगा। जी, हादसा हो जाएगा। एक और बात आपको बताते हैं, किसान वहाँ तो नुकसान झेल ही रहा है, बीज में नुकसान झेला उसने, बिजली को लेकर के भी हमेशा मौत के करीब रहा ये किसान कमर साहब। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं। जब किसान खेत में अकेला भी काम करता है तो जंगली जानवरों का भी डर रहता है। अब देखिए निशान, देखिए ये निशान चीते के या शेर के बताए जा रहे हैं। आज कल्पना कीजिए कि दुबला पतला किसान या खेत में अकेला काम कर रहा हो और शेर या इस तरह का कोई जानवर, बड़ा जानवर आ जाए तो क्या वो किसान अपना को बचा पाएगा उससे? शायद नहीं। तो इसको लेकर के भी कमर साहब ने पूरी बात बताई। और आप कुछ बता दें कि जानवर भी कुछ आते हैं? हाँ, जानवर का भी ख़तरा है। अब ये जो खेत आप देख रहे हैं, इसमें हम पानी चला रहे थे, पलेवा कर रहे थे, तो एक मज़दूर हमारे यहाँ काम कर रहा था। तो बल्कि 2 मज़दूर काम कर रहे थे, एक को हमने ट्यूबवेल पर बिठा रखा था और एक यहाँ पानी चला रहा था। तो ट्यूबवेल पे इसलिए बिठाते हैं क्योंकि इंजन है, अगर कोई ख़राबी हो जाए तो फ़ौरन वो बंद कर दे। यहाँ वो पानी चला रहा था, मैं दोनों तरफ कभी वहाँ जाता हूँ, कभी यहाँ जाता हूँ। तो लगभग 6:45 बजे इंजन में हमारे तेल ख़त्म हो गया। तो इस खेत के 2 क्यारे रह गए। तो रामदास हैं हमारे यहाँ हरिजनों में, वो हमारे पास ज़्यादातर काम वही करते हैं। तो वो पानी चला रहे थे, तो 2 क्यारे रह गए, तो वो छोड़ के चले गए यहाँ से। अब हम गांव में पहुँच गए। फिर अगले दिन मंगल वाले दिन जो है हम सुबह ही आए। मैंने कहा चलो वो 2 क्यारे जो रह गए हैं वो भरेंगे। वो रामदास पहले आ गए, मैं थोड़ा सा बाद में आया। तो आते ही रामदास कहने लगे, भाई आज तो जानवर की पेड़ देखी मैंने कहा भाई कहाँ है? तो वो नाली है पीछे वो नाली है, उधर से आया एक की तरफ से। हाँ। और इधर को यहाँ जो है ये तीसरा क्यारा है, उधर से नाली से यहाँ तक उसकी पेड़ देखी गई। कहाँ पर? और देखिए एक पेड़ ये है, ये देखिए, ये देखिए, एक पेड़ ये है, एक पंजा ये है, एक पंजा ये है। देखिए अच्छी तरह से देखिएगा। ये शेर का पंजा है? हाँ, शेर का पंजा है। ये तो ऐसी जगह पर हो गया इत्तेफाक से कि इसको कभी भी देखा जा सकता है, कोई भी देख सकता है इसको। ठीक है। हाँ, तो ऐसी दिक्कतों के बावजूद हम यहाँ खेती कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमें जो है परेशान किया जाता है और फिर हमारी सुनवाई नहीं होती। किसान आत्महत्या करने पर इसलिए मजबूर हो जाता है कि बेचारा घर से भी गया, घर से पैसे लगाए, अपनी जेब से जो मजदूरों ने खेतों में काम किया उसको भी पैसा दिया साल भर तक, फिर जो खेतों में पानी खाद डाला उसका भी पैसा दिया, और मिल क्या रहा है उसे? बीज का पैसा। तो मैं सरकार से और जहाँ से बीज इन्होंने ख़रीदा है और जो किसान संगठन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पर संज्ञान लें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि आज इनके साथ समस्या हुई है, कल दूसरे के साथ भी निश्चित होगी। अगर बीज ऐसा ही है और ये सच है कि बीज ऐसा ही निकला है तो निश्चित मानिए कि दूसरे किसान भी इससे परेशान होंगे, उनका भी पैसा बर्बाद होगा। और हो सकता है कि किसान जो इतने मजबूत ना हो, इतने मजबूत ना हो कि वो इस सब को झेल सकें, इसलिए किसान के बार आत्महत्या कर लेता है, कर्जा कर लेता है, और कर्ज के चक्कर में किसान के बार आत्महत्या कर लेता है। तो मैं सैन्य बीज भंडार से और जनता बीज भंडार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमर साहब की बात सुने, उनके साथ रास्ता करें, संपर्क करें, और हो सके तो उनको कम से कम उतनी सहूलियत दें, उतना उनका मुआवजा दे दें, दिलवा दें कंपनी से, पहुँचा कंपनी से हो या खुद से हो, कि उस शख्स का कम से कम जेब से ना लगा हो। कम से कम उसका अपना जो लगा है पैसा, कम से कम उतना जरूर मिल जाए उनको। मान लिया कोई बचत का भी ना हो, चलो किसान इतना भी झेल लेगा, लेकिन कम से कम जो जेब से लगा है वो तो उनको मिलना चाहिए। और सरकार भी ऐसी कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाए कि
कि जो कंपनियां इस तरह से, अगर ये बात सही है, डंडी पड़ी जो मैंने देखा है, तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी, भारत की कोई भी कंपनी है। अगर वो किसानों को लूटने का प्रयास करती है या झूठ बोल के बीज बेचती है बाज़ारों में, तो ऐसी कंपनी के खिलाफ भी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो किसान भाइयों के हक में आवाज़ उठाएं, किसान भाइयों की आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को एक किसान भाई के लिए, किसान भाई के नाते उनकी वीडियो को जितना हो सके उसको दूर तक फैलाएं और सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।